नमस्कार छात्राओं। पिछले वीडियो में हमने संयुक्त परिवार का अर्थ एवं उसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं समझी थीं। आज हम बात करेंगे संयुक्त परिवार किस प्रकार से भारतीय समाज में और विशेष रूप से हिंदू धर्म में, क्योंकि संयुक्त परिवार अधिक पाए जाते हैं, तो वहाँ उसके क्या प्रकार्य हैं, क्या लाभ हैं और साथ ही साथ कुछ सीमाएं जो है संयुक्त परिवार की, कुछ डीमेरिट्स जो हैं वो क्या क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम संयुक्त परिवार के मेरिट्स या संयुक्त परिवार के लाभ, इनके बारे में बात करते हैं। संयुक्त परिवार जो है वो एक प्रकार से परिवार के सदस्यों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। परिवार में सभी प्रकार के स्त्री पुरुष सब निवास करते हैं। बड़े बुजुर्ग भी होते हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उन्होंने अपने जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखे होते हैं और वे युवा सदस्यों के कंपैरिजन में अधिक अनुभवी होते हैं। उन्हें जीवन के बारे में बहुत से तजुर्बे होते हैं और अपने अनुभवों के आधार पर वे भावी पीढ़ी को मार्गदर्शन देते हैं। उन्हें समाज, दुनियादारी, इन सारी चीज़ों के बारे में वो समय समय पर सचेत करते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि विकट परिस्थितियों में या कुछ नेगेटिव सिचुएशंस में जो यंग जनरेशन होती है वो अपना धैर्य खो देती है, निराशा में चली जाती है। ऐसे समय में अनुभवी सदस्य जो होते हैं वो एक पथ प्रदर्शक का या मार्गदर्शक का कार्य यंगर जनरेशन के लिए करते हैं। मनोरंजन का संयुक्त परिवार में कोई अभाव नहीं होता। क्यों? क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं, वातावरण में हमेशा चहल पहल बनी रहती है, हमेशा घर में मनोरंजन का एक माहौल रहता है। जो इरावती कर्वे हैं वो कहती हैं कि संयुक्त परिवार में हर समय कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कभी किसी की शादी का कुछ प्रोग्राम होगा, कोई नामकरण संस्कार होगा, किसी के कोई अगर बेबी होता है तो वो एक आयोजन होता है। घर में कोई व्रत है, कोई श्राद्ध है, किसी का जन्मदिन है, तो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़ घर में चलती रहती है। और सामान्य दिनों में भी इतने सारे लोग होने के कारण व्यक्ति जो है वो अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता, उसका मनोरंजन वहाँ पर होता रहता है। संयुक्त परिवार का एक बहुत महत्वपूर्ण लाभ जो है वो है बच्चों का समुचित विकास। संयुक्त परिवार में बच्चों के लालन पालन की कोई समस्या नहीं आती। घर में जो वयोवृद्ध लोग होते हैं वो बच्चों की देखरेख में पूरा सहयोग देते हैं और साथ ही साथ उनका प्रॉपर समाजीकरण करना, उन्हें प्रशिक्षित करना, उनके खाने पीने का ध्यान रखना, उन्हें प्यार देना और साथ ही साथ जो भी संस्कार है, कुछ सद्गुण हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो बड़े बुजुर्गों के माध्यम से, परिवार के सदस्यों के माध्यम से बच्चों को मिलती रहती है। और साथ ही इतने सारे सदस्य घर में होने के कारण बच्चे जो हैं वो शेयरिंग और केयरिंग, किसी चीज़ को बांटना और दूसरों की केयर करना, ये जो नैतिक गुण हैं इनका भी बच्चों में समुचित विकास होता रहता है। धन का संयुक्त परिवार में बहुत उचित तरीके से उपयोग होता है, क्योंकि जैसे हमने पहले बात की थी कि एक सामान्य कोष होता है। अर्थव्यवस्था उनकी इस प्रकार की होती है कि कोई भी मेंबर कितना भी कमाए वो सब एक सामान्य कोष में जाता है। तो वहाँ पर उस धन का जो खर्च करना या धन को किस प्रकार से घर के कामों में यूज़ करना है, इसका डिसीजन जो है वो घर के बड़े बुजुर्ग लेते हैं। तो वो एक उचित तरीके से उस धन का उपयोग करते हैं। संपत्ति के विभाजन से भी बचा जाता है संयुक्त परिवार में, क्योंकि हम देखते हैं एकल परिवार में यदि दो भाई हैं वो अलग अलग हो जाते हैं तो जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है वो उनमें बट जाती है, उसे बांटा जाता है। रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ पर कि खेती बाड़ी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, बड़े बड़े खेत जो हैं वही व्यक्ति की एक संपत्ति होती है। ऐसी सिचुएशन में अगर उन खेतों को जितना बांटा जाएगा उतनी ही बीच बीच में वो जो बाउंड्रीज बनेगी वो एक तरीके का ब्लॉकेज है उस प्रॉपर्टी में। तो यहाँ पर संयुक्त परिवार में संपत्ति का विभाजन नहीं होता, सबकी एक कॉमन संपत्ति रहती है। जाहिर सी बात है, कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो कोई खेत हो, चाहे वो कोई और काम धंधा हो, उसमें बरकत लाने में या उसमें बढ़ोतरी करने में वो जितना अनडिवाइडेड रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा।
तो संयुक्त परिवार में क्योंकि कॉमन प्रॉपर्टी होती है, वहाँ पर संपत्ति का विभाजन नहीं होता, इसलिए समृद्धि भी ज़्यादा रहती है। कार्यों का वहाँ पर बहुत ईज़िली विभाजन हो जाता है। श्रम विभाजन यानी जब हम कामों को बाँट देते हैं लोगों में। तो संयुक्त परिवार में 2 आधारों पर काम को बाँटा जाता है। जेंडर के आधार पर स्त्रियों का ये काम है और पुरुषों का ये काम है, और आयु के आधार पर यानी छोटे ये काम करेंगे, घर के बड़े ये काम करेंगे, जो यंग जनरेशन है वो ये काम करेगी। तो घर के अंदरूनी काम, बाहरी काम, योग्यता और क्षमता के आधार पर दी गई जिम्मेदारियाँ, कुछ छोटे मोटे काम जो बच्चे कर सकते हैं, भाग दौड़ के काम जो बच्चे कर सकते हैं, बाजार से सामान लाने का काम कौन करेगा, इस प्रकार के काम जो है वो संयुक्त परिवार में विभाजित हो जाते हैं। जबकि एकल परिवार जो होता है उसमें ये किसी भी प्रकार का काम हो, वो घर के जो 2-3 सदस्य, 4 सदस्य होते हैं उन्हीं के ऊपर सारा वर्कलोड होता है। संयुक्त परिवार को संकट का बीमा कहा जाता है। यानी कोई भी ट्रेजेडी हो, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जिसमें व्यक्ति को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो उसका एक तरीके से इंश्योरेंस होता है संयुक्त परिवार। क्योंकि जीवन में आपको पता है सुख दुख सब आते रहते हैं। कोई बीमारी, कोई दुर्घटना, कोई अस्वस्थता, किसी की नौकरी छूट जाए, वैधव्य आना, या किसी के हस्बैंड या वाइफ की डेथ होना, तो इस प्रकार के संकट जो है वो जीवन में वहाँ पर आते रहते हैं। परंतु अगर व्यक्ति संयुक्त परिवार में रहता है तो इन सारी चीज़ों से डील करना उसके लिए बहुत ईजी हो जाता है। घर में बच्चे, विधवाएं, वृद्ध व्यक्ति जो कोई भी हो, उन सबको यथासंभव आर्थिक सुरक्षा भी मिलती है और परिवार का सहयोग भी मिलता है। तो संयुक्त परिवार एक प्रकार से संकट का बीमा है। जो संस्कृति है उसकी रक्षा संयुक्त परिवार में बहुत इजीली होती है, क्योंकि जो परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, जो लंबे समय से चली आ रही रूढ़ियां हैं, सामाजिक मान्यताएं हैं, उन सब का पालन संयुक्त परिवार में बहुत आसानी से हो पाता है। क्योंकि बड़े बुजुर्ग घर में होते हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी जो संस्कृति है उसको हस्तांतरित करते हैं। यद्यपि धीरे धीरे उनमें परिवर्तन आता है, परंतु उसके बावजूद इस हस्तांतरण से संस्कृति में एक स्थिरता बनी रहती है और संस्कृति की रक्षा होती है। अनुशासन एवं नियंत्रण संयुक्त परिवार में अधिक हो पाता है, क्योंकि जो मुखिया है परिवार का, वो परिवार को हर चीज़ में निर्देशित करता है, मार्गदर्शन देता है। परिवार के सभी सदस्य उसके नियंत्रण में रहते हैं। उसका एक तरीके का पूरा कंट्रोल होता है सभी लोगों पर, और अपनी शक्तियों के माध्यम से वो उनके जो स्वच्छंद आचरण है उसको रोक सकता है और उन सबको अनुशासन में रखता है। सामाजिक सुरक्षा मिलती है व्यक्ति को संयुक्त परिवार में। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती है कि व्यक्ति स्वयं नहीं कमा रहा, या उसकी उसकी जो सर्विस है उसमें उसे कम पैसे मिल रहे हैं, लेकिन घर की ओवरऑल इनकम अधिक है। तो इस कंडीशन में एक सोशल सिक्योरिटी संकट की परिस्थितियों में संयुक्त परिवार में इजीली मिल जाती है। देश सेवा की भावना का विकास भी संयुक्त परिवार में होता है, क्योंकि संयुक्त परिवार में रहने से व्यक्ति समर्पण की भावना सीखता है, सेवा की भावना सीखता है, सबकी केयर करना, सबके साथ मिल बांट के रहना। ये कहीं ना कहीं व्यक्ति में त्याग, प्रेम, सहानुभूति और सहयोग की जो भावनाएं विकसित होती है, वो उसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकता की भावना को भी बल मिलता है। इसके अलावा धार्मिकता का विकास जो है वो भी संयुक्त परिवार में बहुत अच्छे से होता है। प्रत्येक परिवार के अपने कुल देवी देवता होते हैं, उनके गुरु या पुरोहित होते हैं। उनमें परिवार के सभी सदस्यों की अगाध श्रद्धा होती है। और साथ ही साथ क्योंकि संयुक्त परिवार में पूजा उपासना के भी मौके निरंतर आते रहते हैं, कोई ना कोई ओकेजन ऐसा आता है जबकि कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है, त्योहार और धार्मिक उत्सवों को पूरे उत्साह के साथ और पूरे रस्मों रिवाज के साथ मनाया जाता है, तो वहाँ पर धार्मिकता का विकास होना बहुत आसान होता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो संयुक्त परिवार जो है वो भारतीय समाज में एक बहुत महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है, जिस पर संस्कृति की नींव भी रखी हुई है, अनुशासन भी है, राष्ट्र प्रेम की भावना का भी विकास होता है और एक प्रकार से व्यक्ति के व्यक्तित्व का समुचित विकास होता है। परंतु वर्तमान समय में हम देखते हैं कि संयुक्त परिवार के कुछ दोष भी हैं
यानी कुछ सीमाएं भी है, कुछ डीमेरिट्स हैं जिनके कारण संयुक्त परिवार में रहने वाले सदस्यों को भी सफ़र करना पड़ता है और साथ ही साथ समाज के विकास में भी बाधा पैदा होती है। पहली सीमा अगर हम बात करें तो अकर्मण्यता में वृद्धि। अकर्मण्य होने का मतलब होता है जो व्यक्ति काम न करना चाहे या किसी प्रकार के काम करने का इच्छुक ना हो। संयुक्त परिवार में क्योंकि हमने बात की कि सभी व्यक्तियों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है, कॉमन प्रॉपर्टी होती है, तो कई बार ऐसे लोग भी होते हैं परिवार में जो कि पूर्णतः अपने आप को दूसरों पर डिपेंड कर देते हैं। वो कुछ भी नहीं करना चाहते, वो कोई कार्य करने के लिए उत्सुक नहीं होते, आतुर नहीं होते, और क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो रही हैं, तो एक प्रकार से अकर्मण्यता जो है वो भी परिवार के कारण फैलती है। यही वजह है कि व्यक्तित्व के विकास में भी बाधा पैदा होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत कठोर नियंत्रण के कारण, बहुत अनुशासन के कारण या परिवार की परंपरा के नाम पर, परिवार के रीति रिवाजों के नाम पर किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने का मौका नहीं मिलता, अपनी योग्यता का समुचित उपयोग करने का मौका नहीं मिलता, यानी जितना वो कर सकता है उसकी कैपेबिलिटी के अनुसार वो नहीं कर पाता। तो व्यक्तित्व के विकास में भी कई बार संयुक्त परिवार बाधा पैदा करते हैं। स्त्रियों की स्थिति की अगर हम बात करें तो एकल परिवार से ज़्यादा बुरी स्थिति स्त्रियों की संयुक्त परिवार में होती है, क्योंकि उनका पूरा जीवन घर में ही बीत जाता है। बाहर के काम, जैसा हमने श्रम विभाजन में डिस्कस किया था कि पुरुषों के जिम्मे होते हैं, तो घर में जब वो रहती हैं, सास, ननद, जेठानी, देवरानी, वो सब मिलकर रहते हैं, तो कई बार जो एक उनमें आपस में डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, टेंशन क्रिएट होती है, और साथ ही साथ घर की जो सारी जिम्मेदारियां सिर्फ औरतों को निभानी पड़ती है, परंपराओं का उनको पूरा ध्यान रखना पड़ता है। ये सारी चीज़ें जो है वो स्त्रियों की स्थिति को निम्न करती है। जैसे कहते हैं जितने बर्तन होते हैं उतनी ही आवाज़ होगी, तो वो पारिवारिक द्वेष की जो संभावना है वो भी संयुक्त परिवार में अधिक होती है, क्योंकि बच्चों के कारण, कई बार संपत्ति के कारण, कई बार स्त्रियों के व्यवहार को लेकर, किसी और वजह को लेकर उनमें आपस में कई बार द्वेष की, मनमुटाव की भावनाएं पैदा होती रहती है। किसी का व्यक्तिगत व्यय ज़्यादा होगा, कई बार बच्चों में आपस में झगड़ा होने से उनमें कोई संघर्ष की स्थिति क्रिएट हो जाएगी। परिवार की महिलाओं में भेदभाव हो तो इस प्रकार की स्थिति पैदा हो जाती है। तो कुल मिलाकर पारिवारिक द्वेष की जो संभावनाएं हैं वो संयुक्त परिवार में अधिक होती है। संतानोत्पत्ति के बारे में भी माना जाता है कि वो संयुक्त परिवार में अधिक होती है, क्योंकि संयुक्त परिवार में जो दंपति है उसे न तो बच्चों के भरण पोषण की बहुत अधिक चिंता करनी पड़ती है, न ही लालन पालन की, क्योंकि परिवार में इतने सारे सदस्य होते हैं कि वो सब मिलकर बच्चे कैसे पल जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। कई बार पुत्र प्राप्ति की कामना में भी पुत्रियों को जन्म दिया जाता है, तो वो टेंडेंसी भी संयुक्त परिवार में हम अधिक देख सकते हैं। एकल परिवार में वो स्थिति कम होती है। संयुक्त परिवार जो है वो कई बार जो इंडिविजुअल्स होते हैं, परिवार में सदस्य जो होते हैं, उनकी कुशलता में बाधा पैदा करते हैं, क्योंकि जो अकर्मण्य व्यक्ति हैं वो भी उतना ही जीवन को एंजॉय कर रहे हैं जितना कि कर्मण्य व्यक्ति। तो जो कर सकते हैं उनकी भी धीरे धीरे कुछ काम करने की इच्छा खत्म होने लगती है, और वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूर्णतः जो परिवार का पूरा जो कॉमन कोष है उस पर डिपेंड करने लगते हैं। गतिशीलता में बाधक होते हैं संयुक्त परिवार। कई बार परिवार जो है वो ये मान के चलता है कि हमारा अपना बिजनेस बहुत बड़ा है, हमारी अपनी खेतीबाड़ी बहुत बड़ी है, हमारे बच्चों को बाहर जाने की कहाँ ज़रूरत है। गतिशीलता का मतलब मोबिलिटी, यानी जब व्यक्ति अपने काम धंधे के लिए, अपने जीवन में आर्थिक उन्नति के लिए एक जगह छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर दूसरी जगह जाना चाहे, तो संयुक्त परिवार जो है वो एक तरीके की बाधा होती है किसी नौकरी या व्यवसाय में परिवर्तन लाने में, क्योंकि ये माना जाता है कि हमारा अपना परिवार अपने सदस्यों का पूरी तरीके से पालन कर सकता है और यहीं पर वो अपने रोजगार को ढूंढ सकते हैं। तो गतिशीलता और कुशलता दोनों इससे बाधित होती हैं। निजता का, प्राइवेसी का अभाव होता है संयुक्त परिवार में। बहुत सारे सदस्य होते हैं, छोटे छोटे हो सकता है उनके कमरे हों या कई बार ना भी हों, तो कहीं किसी के लिए
शांति और एकांत जो होता है वो संयुक्त परिवार में नहीं मिल पाता। दो व्यक्ति आराम से बैठकर बात नहीं कर सकते। कुछ अगर पति पत्नी अपने जीवन से संबंधित कोई डिसीजन लेना चाहें तो वो नहीं ले सकते। और कोई व्यक्ति आगे पढ़ना चाहे, एकांत उसके लिए चाहिए, किसी और तरीके का उसकी रुचि है, कला के संबंध में उसकी कोई रुचि है, उसके लिए उसे प्राइवेसी चाहिए, तो वो प्राइवेसी या निजता जो है वो संयुक्त परिवार में थोड़ा मुश्किल होती है। कई बार कर्ता जो होते हैं यानी परिवार का जो मुखिया है उसकी स्वेच्छाचारिता, उसकी मनमर्जी या उसका दबाव जो है वो परिवार के सदस्यों के लिए बाधक बन जाता है, क्योंकि परिवार के सारे कार्य उसी के द्वारा निर्देशित होते हैं। उनकी इच्छा सर्वोपरि होती है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कर्ता जो है वो निष्पक्ष ना हो, उसमें पक्षपात की भावना हो, किसी एक सदस्य को वो अधिक सपोर्ट करे, दूसरे को ना करे। तो कई बार सदस्यों की इच्छाओं का दमन भी होता है और कर्ता की स्वेच्छाचारिता से एक द्वेषपूर्ण माहौल परिवार में बनता है। बहुत सारी सामाजिक कुरीतियां जो भारतीय समाज में पाई जाती हैं, प्रारंभ से रही हैं, उन सब में भी कहीं ना कहीं संयुक्त परिवार का एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। रूढ़िवादी परंपराएं, जो अनुपयोगी धार्मिक कर्मकांड है, वो सब संयुक्त परिवार में पनपते हैं। बहुत सी ऐसी समाजव्यापी समस्याएं जैसे दहेज की समस्या, बाल विवाह, विधवा विवाह पर रोक या पर्दा प्रथा, स्त्रियों की निम्न स्थिति, ये सारी जो समस्याएं हैं ये कहीं ना कहीं संयुक्त परिवार में अधिक अधिक पनपती है, क्योंकि अपनी परंपराओं के नाम पर, अपनी रूढ़ियों के नाम पर, अपनी एज ओल्ड जो ट्रेडिशन चले आ रहे हैं उनको निभाने के नाम पर इन सारी चीज़ों को अधिक सपोर्ट किया जाता है। तो यद्यपि संयुक्त परिवार के बहुत सारे विशेषताएं हैं, बहुत सारे फायदे हैं, परंतु कुछ सीमाएं भी हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो संयुक्त परिवार की जो व्यवस्था है वो समाज में व्यक्ति को एक सिक्योरिटी प्रदान करती है और साथ ही साथ उसके व्यक्तित्व के विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। धन्यवाद।